गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 संघवाद। सत्ता की साझेदारी अध्याय 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि सत्ता में साझेदारी कितनी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं कि संघवाद क्या है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के जो उदाहरण हैं उनको दोबारा से उनके ऊपर गौर करते हैं कि आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। मतलब बेल्जियम के अंदर जो केंद्र सरकार थी उसके पास सारी शक्तियां थी, उससे वो शक्तियां लेकर के राज्य सरकारों को भी दे दी गई और वहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार है और बनाई गई थी जिसका नाम था सामुदायिक सरकार। तो कुछ शक्तियाँ क्या है वो सामुदायिक सरकार को दी गई, यानी जो सत्ता का जो केंद्रीकरण था वो किसके पास था, केंद्र के पास। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, केंद्र सरकार से कुछ शक्तियाँ लेकर के राज्य सरकार उसके पास राज्य सरकार और सामुदायिक सरकारों को दे दी गई। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्र सरकार कभी भी वापस ले सकती थी। तो पहले भी वहाँ पर प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन उनको जो अधिकार दिए गए थे वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे और उन अधिकारों को जो केंद्र सरकार है वो कभी भी वापस ले सकती थी। इसके बाद 1993 के अंदर वहाँ पर संविधान के अंदर कुछ संशोधन किया गया, कुछ बदलाव किया गया और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार हैं वो दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह संघीय शासन प्रणाली है वो अपना ली गई। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर केवल एक ही स्तर की सरकार यानी केंद्र जो सरकार है वही सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है और उसके जो आदेश हैं वो राज्य सरकार को मानने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए कि श्रीलंका में भी व्यवहारिक रूप से अभी भी वहाँ पर क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वहाँ पर जो केंद्र सरकार है सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधिकार में हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। और श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था कायम है। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है उसका जो डेफिनेशन आप देखिए कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यानी जो पूरी जो ताकत है देश के अंदर जो सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों में बंट जाती है। यानी केंद्र, जैसे हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, तो तीनों सरकारों के अंदर क्या है, देश की जो सत्ता है वो बंट जाती है। इसी को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत की सरकारें होती हैं, प्रांतों की सरकारें जो शासन के जो अपने जो कामकाज है वो देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। यानी इसके अंदर संघीय शासन व्यवस्था के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, उसके पास अपनी कुछ शक्तियां होती हैं जो संविधान के द्वारा उसको दी गई होती हैं। तो इस प्रकार इसको हम संघीय शासन व्यवस्था हम कह सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है वो बनता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, तो आपने उसको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। बाकी की जो इकाइयां हैं वो उसके अधीन होकर के या उसके नीचे काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन जो संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, इसका बिल्कुल उलट है। वहाँ पे क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास
करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती, यानी केंद्र सरकार को उसको जवाब देना जरूरी नहीं है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को के प्रति जवाबदेह होती है या जनता को जवाब देना पड़ता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद देखिए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ से आपका बनता है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, किसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। तो पहली विशेषता क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार पाई जाती है। जैसे बेल्जियम के अंदर हमने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के अंदर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी 3 स्तर पर सरकार पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार पाई जाती है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर संघवादी शासन व्यवस्था है, वहां पर संघवाद है। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती है। मान लो किसी गांव के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो एक तो वो पंचायत के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत उसके ऊपर शासन कर रही है। दूसरा उसके ऊपर क्या है, वो जिस राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, वो किस देश के अंतर्गत आता है, मतलब क्या है, देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार भी क्या है उसके ऊपर शासन कर रही है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें तीनों की तीनों क्या है, किसी एक नागरिक के ऊपर क्या है वो शासन करती है। तो ये इसकी एक विशेषता है। और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि हमारे संविधान के द्वारा प्रत्येक स्तर की जो सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो उनको कुछ सीमाएं उनकी होती है जिसके दायरे में रह करके उनको काम करना पड़ता है। इसी को अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। तीसरी विशेषता क्या है कि विभिन्न जो स्तर हैं उनकी सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। नहीं, हमारे संविधान के अंदर ये स्पष्ट लिखा गया है कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य सरकार की शक्तियां क्या हैं और स्थानीय सरकार की शक्तियां क्या है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी हमारे संविधान के अंदर क्या है, जो इन तीनों स्तर की जो सरकारों के जो सीमाएं हैं यानी कि जो काम हैं वो लिखे गए हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं इनके अधिकार में आएंगे। तो इस प्रकार ये भी क्या है, इसकी विशेषता है। उसके बाद आपका चौथी विशेषता हम जानते हैं कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, इन संविधान के अंदर जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं उनको किसी एक स्तर की सरकार उनको अकेले नहीं बदल सकती। यानी केंद्र सरकार अकेले क्या है उनको नहीं बदल सकती। ऐसे जो बदलाव हैं वो दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी आपका केंद्र और राज्य सरकार अगर दोनों मिलकर के संविधान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको बदलना चाहिए या जिसके अंदर संशोधन होना चाहिए, तो कोई एक स्तर की सरकार क्या है संविधान को नहीं बदल सकती है या उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है। पांचवा क्या है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च है। अगर हमारे देश के अंदर क्या है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं और तो उनको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अदालत हमारे देश के अंदर क्या सर्वोपरि है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अगर किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में SYL जो नहर है उसके पानी को लेकर के विवाद है, तो ऐसे अगर कोई विवाद होता है तो क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन सुप्रीम कोर्ट है, वो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसके बीच में वो एक माध्यम का काम करता है, उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है। तो ये केवल संघीय शासन व्यवस्था में ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो छठी विशेषता है वो क्या है संघीय शासन व्यवस्था की, कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सरकार जो स्तर की सरकारें हैं उनके लिए राजस्व के जो स्रोत हैं वो अलग अलग होते हैं। राजस्व क्या होता है, किसी भी स्तर की सरकार की आय के जो स्रोत होते हैं कि उनको आय किन किन स्रोतों से प्राप्त हो रही है। तो केंद्र सरकार के लिए जो आय के स्रोत हैं वो अलग होते हैं, राज्य सरकारों के लिए अलग होते हैं और स्थानीय सरकारों के लिए अलग होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, तीनों स्तर की जो सरकारें हैं वो अपनी धन संबंधी जरूरत के लिए क्या है एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने अपने स्तर पर राजस्व इकट्ठा करके और कार्य कर सकती है। उसके बाद सातवीं विशेषता क्या है
इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, मतलब दो उद्देश्य होते हैं संघीय शासन व्यवस्था के। दूसरा क्या, पहला क्या होता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, पहली विशेषता। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला क्या है, देश की एकता और को बढ़ावा देना, उसकी सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा क्या है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, क्षेत्रीय विविधताएं क्या होती हैं कि हमारे देश के अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, तो उनका सम्मान करना। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंदर ही ये संभव है कि देश की एकता, सुरक्षा और उसकी अखंडता को भी बढ़ावा दिया जा सके, और दूसरा विभिन्न जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उन सब का सम्मान करना, ये केवल एक संघीय शासन व्यवस्था के अंदर ही हो सकता है। इस कारण जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। मतलब दो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हैं, वो सत्ता के बंटवारे को लेकर के सहमत होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि राज्य का केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र का राज्य सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तभी जाकर के जो संघवाद है वो सही मायने में क्या होता है, सफल होता है या सही तरीके से अपना काम कर सकता है। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक सरकार का दूसरी सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या हैं, सभी राज्य सरकारें क्या हैं, एक केंद्र सरकार के अंतर्गत रह करके क्या है वो काम करें। तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे देश के अंदर सत्ता का बंटवारा है वो है, हमारे यहाँ पे जैसे आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा है, ऐसे ही बेल्जियम के अंदर क्या है, थोड़ा अलग है। वहाँ पर केंद्र है, राज्य है, और वहाँ पर स्थानीय सरकार की जगह क्या है, वहाँ पर सामुदायिक सरकार है, उसका निर्माण हुआ है। तो वो भी क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था का एक रूप है। तो ये जो संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस प्रकार से जो संघ का निर्माण हो सकता है, एक समूह का निर्माण हो सकता है, यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है, याद करेंगे इसको। संघीय शासन व्यवस्था जो है उनके गठित होने का या उनके बनने के दो तरीके होते हैं। पहला, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, देश हैं, वो एक राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना या एक बड़े देश का निर्माण करना, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, या आपका ग्रेट ब्रिटेन है। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर क्या था, छोटे छोटे क्या है, कुछ स्वतंत्र देश थे जो अपनी मर्जी से क्या है एक दूसरे के पास आए और इन्होंने क्या किया, एक बड़े संघ का, एक बड़े देश का निर्माण किया ताकि ये क्या है एक दूसरे की सुरक्षा कर सके। तो इस प्रकार क्या है, तो संघ बनाने का एक तो पहला तरीका है जब क्या है दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ इकट्ठा आकर के, साथ मिल करके एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं। तो ये तो तरीका एक है। इसमें क्या होता है कि दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। मतलब क्या है, मतलब कोई भी जितने राष्ट्र उस संघ के अंदर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो संस्कृति है उसको थोपते नहीं हैं। वो सभी क्या है अपनी अपनी जो संप्रभुता है उसको बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता क्या करते हैं, तैयार करते हैं, अख्तियार करते हैं। दूसरा है साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण में कौन क्या क्या है आपका, जो मैंने ऊपर आपको समझाया उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों को मिला करके बने हैं, जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के संपर्क में आकर के और इन्होंने क्या किया, एक बड़ी इकाई का, एक बड़े संघ का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इनको हम बोलते हैं साथ ला करके संघ बनाना, साथ ला करके संघ बनाना बोलते हैं। संघ बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है साथ ला करके संघ बनाना जिसके उदाहरण आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो
कुछ स्वतंत्र देश जब अपनी मर्जी से एक दूसरे के संपर्क में आकर के और एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, बड़े देश का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं साथ ला करके संघ बनाना। उसके बाद दूसरा जो तरीका है संघीय शासन व्यवस्था का, जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। जैसे हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा है। हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्मों को, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। तो हमारे देश में क्या किया गया है कि अकेली केंद्र सरकार क्या है, पूरे देश का शासन नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या किया गया, उस शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों का निर्माण किया गया। तो हमारे देश के अंदर जो राज्य है, राज्यों का निर्माण पहले तो क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो निर्माण है वो किया गया, राज्यों को बनाया गया। तो उसके बाद अलग अलग तरीके हैं, जैसे क्षेत्रीय जो आपका विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर भी राज्यों का जो विभाजन है वो किया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो बड़े देश होते हैं वो देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं, देश को अलग अलग राज्यों में बांट देते हैं और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब राज्य सरकारें बना दी जाती है और केंद्र सरकार क्या है, पूरे देश के लिए काम करती है और राज्य सरकारें क्या है, अपने अपने राज्यों के लिए काम करती है। तो इसको बोलते हैं साथ लेकर के संघ बनाना। इसका उदाहरण है आपका भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार क्या होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन उसमें पहले वाले में क्या है कि उसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या होती है, दोनों क्या होती है, वहाँ पर राज्य सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, केंद्र सरकार उतनी ताकतवर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं और विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकारों को दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर जो धारा 370 के तहत क्या है, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है, एक आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर अभी जो कुल राज्य हैं वो कितने हैं, 28। और कुल जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है, 8। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आपका दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक करके क्या है, एक जो आपका दमन और दीव जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसकी जो राजधानी है वो आपका क्या है, दमन है। तो इस प्रकार ये जो लेसन है ये इतना ही। उसके बाद आगे के जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।